या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, देयर आर सम एलिमेंट टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, दे एमिट सम रेडिएशन, अपना कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, वो अपना कोई रेडिएशन एमिट करता है। रेडियम है, वो भी अपना कोई रेडिएशन एमिट करता है। अपने आप को स्टेबल करने के, अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करता है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ऐसा कुछ रेडिएशन एमिट करता है। उस एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और उस एक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो इस चीज को दिखाते हैं उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोई भी एलिमेंट्स आपके सामने ला के रख दूंगा तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रेडियो एक्टिव है या नहीं, क्योंकि हमारे पास तो 118 एलिमेंट है। अब एक एक का नाम तो याद कर नहीं सकते कि कौन रेडियो एक्टिव होगा, कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव होंगे। इसका पता करने के लिए 3 रूल पढ़ना पड़ता है। पहला रूल ये है कि आप एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक एक रूल फॉलो करना होता है, वो है कि उसका न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का जो रेशियो आएगा वो 1 है, या फिर 1.5 भी आ सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप बनता है एक कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। कितने न्यूट्रॉन है? 6। कितने प्रोटॉन है? 6। क्या रेशियो आया? 1। ये रेडियो एक्टिव नहीं हो, ये रेडियो एक्टिव नहीं हो। ठीक है, अब कार्बन 13 में जाओगे तो आप वहां पे लिखोगे ना 7 बटे 6 तो 1.2 समथिंग आएगा। अब मैं लेके चलता हूँ कार्बन 14। ठीक है, 6 प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन होंगे? 8। ठीक है, तो कैसे करेंगे? न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 बटे 6, थोड़ा सा आगे जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आगे जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि 1 पॉइंट से ज्यादा दिखा रहे हैं उन एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बोलेंगे, पर एटॉमिक नंबर 20 तक। जैसे कि हमारा ये कार्बन 6 पे है, 6 एटॉमिक नंबर इसका, तो हम देख रहे हैं कि ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए कार्बन 18 में कार्बन 14 काम आता है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का रेशियो 1 आएगा तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, किसी का हाइड्रोजन का निकाल लो, हीलियम का निकाल लो, बेरिलियम का निकाल लो, 4 आएंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 बटे 1 हो गया रेशियो, तो वो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक चलता है, सिर्फ 20 तक। ठीक है, उसके बाद 20 से 80 तक का ऐसा मानना है कि न्यूट्रॉन जिनका ज्यादा होगा प्रोटॉन से वो रेडियो एक्टिव होंगे। पर देखने को ये मिलता है कि नेचुरली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर 20 से 80 के बीच में। अगर कोई एलिमेंट आपको मिल गया जिसका न्यूट्रॉन का मात्रा ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाए। पहला कंडीशन ये है कि न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का रेशियो 1 होना चाहिए, या 1 पॉइंट समथिंग तक जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन 13 का जाता है, आप उसको घर जाके डिवाइड करके देख लो। पर कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये ऐसा पता चलेगा। अब 20 से 80 तक जाने के लिए कंडीशन न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, पर बेसिकली आप नेचुरल ऑपरेटिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को देखोगे तो वो सिर्फ 2 ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं 20 के आगे, 80 से आगे, 80 से लेके 118 तक सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। सारे एलिमेंट, यानी रेडियो एक्टिव मतलब क्या? अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, ऐसा आप लोग पता करोगे कौन सा एलिमेंट है या नहीं, रेडियो एक्टिव है या नहीं, ये आप ऐसा पता करोगे। ठीक है, आप जैसे कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का क्या आता है? एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास क्या होगा? 40। 20 न्यूट्रॉन होंगे, 20 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितना है? 20, प्रोटॉन कितना है? 20, कितना आ गया? 1, रेडियो एक्टिव नहीं। ठीक है, ऐसा। पर कुछ रूल तक, सिर्फ 20 तक का, 20 तक के रूल में ये लागू करो। उसके बाद आपको 21 में जाना है तो आपको न्यूट्रॉन ज्यादा होना चाहिए तब रेडियो एक्टिव हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन होते हैं। रेडियो एक्टिव कौन से एलिमेंट है ये पता करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, जैसे वही बताया कि वही चीज इसमें बता रहा है कि जो रेडियो एक्टिव डीके मतलब होता है न्यूक्लियर का डिसइंटीग्रेशन होता है। न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करता है, जैसे कि हमारा अल्फा, बीटा, गामा। ये वही चीज नहीं लिखा। आगे बढ़ो।
रेडियो एक्टिविटी ये भी बता दिया, एक प्रोसेस है जहां पे न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल होता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, वो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, ठीक है। अब मैं बोला कि कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करता है, और वो रेडिएशन जो अल्फा बीटा होते हैं ना वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। आयोनाइजिंग आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जो आयोनाइज करते हैं, मतलब कि मान लो अल्फा रेडिएशन है वो आपके बॉडी में पड़ेगा, तो जो आपके बॉडी में जो एटम होंगे उनको आयोनाइज कर देगा। इतनी शक्ति अल्फा और बीटा के पास होती है, गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता। मैं आगे तीनों का एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं अल्फा और बीटा, मतलब केपेबल होते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल ऐसा आगे जाएगा तो सामने जो एटम आएंगे उनको आयोनाइज करने का दम अल्फा और बीटा में होता है, ये बता, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेगा, यही बता रेडियो एक्टिविटी। आगे ये दोनों ने जो काम किया था रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, बेक्यूरेल और मैरी क्यूरी। ये जो थे ना ये सिर्फ रेडियो एक्टिविटी में बहुत तगड़ा काम किया, आगे चल के ना इसी के कारण इनका डेथ भी हो। वो रेडियो एक्टिविटी जो रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कंटिन्यू आपके रेडिएशन आपकी बॉडी में पड़ेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको स्किन कैंसर, थ्रोट कैंसर, आपके डीएनए में चेंजेस ये सब देखने को मिलेगा। ये दोनों ने डिस्कवर जो किया। आगे बढ़ो। अब मैं पहुंचता हूँ, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेंगे, उस एक्टिविटी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और जो ये प्रोसेस दिखाता है उसको रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है अल्फा बीटा गामा तीन रेडिएशन में आपको बताऊं। अब मैं समझाऊंगा कहां से गुजरते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ इतना ताकत होता है कि वो पेपर ऑफ शीट को पार करे, सिर्फ पेपर ऑफ शीट, ठीक है। बीटा पार्टिकल के पास इतना ताकत होता है कि वो आपके हाथ को पार कर सकता है, आपके हाथ, मतलब आप यहाँ अगर बीटा रेडिएशन आ रहा है तो हाथ को पार करके निकलेगा। गामा रेडिएशन के पास इतना ताकत होता है कि कॉन्क्रीट वॉल तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर गिरेगा तो आप ये समझ सकते हो कि बीटा रेडिएशन हमारे हाथ तक पहुंचेगा, बॉडी के जो बाहरी परत है उसको डैमेज करेगा। गामा रेडिएशन क्या करेगा, अंदर जाके अंदर के पूरे इंटरनली एक्सटर्नली दोनों को डैमेज करेगा। गामा रेडिएशन आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप एक्सरे के पार देखते हो, एक्सरे के आगे रखा रहता है हमारा गामा रेडिएशन, मतलब इतना हाईली एनर्जेटिक रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज करते हैं, जब ये सब होता है तो उससे भी कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं। उस रेडिएशन से बचने के लिए हम लोग कॉन्क्रीट वॉल क्यों लगाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये से बचने के लिए, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन ऐसा पेनिट्रेट करते हैं। एक का अल्फा पार्टिकल के पास इतनी ताकत है, इतनी पेनिट्रेटिंग पावर है कि वो पेपर तक ही जाएगा, ये बीटा हाथ तक जाएगा, और ये जो गामा होगा कॉन्क्रीट वॉल तक, ठीक है। इतने घातक होते हैं कि हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, मतलब आने वाला जनरेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। और कैंसर भी करते हैं, थ्रोट कैंसर, अलग अलग कैंसर भी कॉज होते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं है रेडिएशन, ठीक है। आगे बढ़ो। अब मैं डिफरेंस वेट पे लगाया हूँ तीनों रेडिएशन का, ठीक है। जैसे आप अल्फा में देखोगे ना तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, एक हीलियम रिलीज करता है। आगे मैं डाल के रखा हूँ उसको, जैसे कि मान लो यूरेनियम 238 लेते हैं तो वो थोरियम 234 बनाता है। जैसे कि अगर मैं यूरेनियम लेता हूँ 238, ये बनाता है 234 थोरियम। मैं बता रहा हूँ यूरेनियम 238 ले रहा हूँ, उसका एटॉमिक मास 238 होता है और प्रोटॉन उसका प्रेजेंट है 90, ठीक है। ये जब डीके करता है तो ये कौन सा डीके करता है, अल्फा डीके करता है, ठीक है। वो बना लेता है थोरियम 234 और 90, ठीक है। अब एक चीज समझो, और क्या बनाता है, अल्फा रेडिएशन एमिट हो रहा है जो कि 4 और 2। एक चीज याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिक फंडा बता रहा हूँ, यहाँ जितना मास है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे 234 है और 4 है तब 238 बन रहा है, 90 है 2 है तब 92 बन रहा है, दोनों तरफ का मास सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यूरेनियम ले रहे तो थोरियम बन रहा है, अल्फा निकल रहा है, पर अल्फा को अगर मैं हीलियम लिखूं तो लिख सकता हूं ना हीलियम, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हीलियम निकल रहा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बीटा पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज निकलता है, अल्फा पार्टिकल में कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आप लोगों को एकदम बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई चार्ज रखता है आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दो वो नेगेट कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो नेगेट कर जाएगा। तो कौन नेगेट करेगा, अल्फा करेगा और बीटा करेगा, पर गामा नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के पास पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ा कम है, ठीक है, बीटा से मुकाबले। गामा के पास तगड़ा पेनिट्रेटिंग पावर है, आपके बॉडी को पार करते हो कॉन्क्रीट वॉल तक जा सकता है, ठीक है। ये ऐसा काम करता है।
और इनके पास हाई आयोनाइजिंग पावर होता है। अल्फा पार्टिकल के पास हाई आयोनाइजिंग पावर होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल केपेबल है दूसरे एटम को आयोनाइज करने के, ठीक है, क्योंकि उसके पास चार्ज है। बीटा भी केपेबल है पर गामा नहीं, गामा आयोनाइज नहीं कर सकता, पर उसकी फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है कि वो पार करके आपकी बॉडी को पार करेगा और दूर तक ट्रेवल कर सकता है। और आपको पता है कि गामा का अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। आगे ये बता दिया न्यूक्लियर फेनोमेनल है, ये गामा रेडिएशन एमिट करेंगे, इन्होंने दिया था, ये सब मैं बता दिया। ये अल्फा डी है, हम लोग रेडियम ले रहे हैं, रेडॉन बन रहा है। रेडियम का 226, ठीक है, 88 इसका प्रोटॉन प्रेजेंट है। अल्फा डी के हुआ है, अल्फा डी के मतलब कि हीलियम 4 और 2। एक चीज याद रखना, कभी रखना नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ 226 है तो यहाँ भी 226 आएगा, पहले इसको लिख लो, उसके बाद प्लस कर लो, 222 प्लस 4 226 ही आएगा, 86 प्लस 2 88 आएगा। इस तरीके से काम। तो ये अल्फा, अगर आप इसको लोगे ना, इस रेडियम को लोगे ना, तो ये कौन सा डीके करेगा, ये अल्फा डीके करेगा, अल्फा रेडिएशन एमिट करेगा। और आपको पता है अल्फा रेडिएशन जो है ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, उसके पास चार्जेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको मैं अल्फा भी बोल सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये अल्फा पार्टिकल ही है, अल्फा डीके ही हो रहा है, ठीक है। तो हीलियम है, हीलियम के साथ 2 होता है, इससे तो ऐसा एक एग्जांपल है रेडियम का, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ, अभी बीटा का देखो, बीटा आप लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है या नहीं, पता करो। आपको पता है कि 20 के 1 से 20 के बीच में एटॉमिक नंबर है, तो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिवाइड करोगे, 1 रेशियो 1.1 समथिंग आ रहा है, तो आप बोलोगे सब स्टेबल, तो रेडियो एक्टिव डीके नहीं होगा। पर ये तो दिखाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने होंगे, 8, ठीक है, 8 आएगा। यहाँ कितने आएंगे, 7, कितने आएंगे, 7। अब देखो एक चीज, यहाँ पे कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन, मतलब 6 प्रोटॉन है। यहाँ कितना, 1 प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है। ये अपना रिएक्शन हो रही है, समझो यहाँ पे कार्बन 14 वो हो रहा है, डीके हो रहा है, 6 प्रोटॉन है। पर जब ये बना तो 7 प्रोटॉन बने, ठीक है। यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे कितने होंगे, 7 हो गए, मतलब 1 न्यूट्रॉन कम हो रहा है और 1 प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हुआ होगा प्रोटॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉन है, क्या ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है या कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या लगता है आपको, ये इलेक्ट्रॉन किसका होगा, ये कार्बन का होगा या नाइट्रोजन का होगा या कुछ और होगा, क्या लगता है, कार्बन का होगा, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होता है, समझो ये 6 से 7 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है। यानी क्या हुआ होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन हुआ होगा। जब आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्जन करोगे ना, तो कन्वर्जन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो रिएक्शन आगे में जाके कहीं और आएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये नाभिक, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की कन्वर्जन होगी तो आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है पर न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज है। तो हमको बैलेंस करनी है न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो प्रोटॉन में +1 चार्ज है तो एक -1 आएगा, तभी वो कैंसिल आउट करके न्यूट्रॉन में 0 बनाएगा ना, तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के कन्वर्जन में बन रहा है। नाइट्रोजन का है ना ही कार्बन का है। ये इलेक्ट्रॉन तब बना जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलने लगा, तो स्टेबिलिटी के कारण एक इलेक्ट्रॉन वहां पे रिलीज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन ना ही कार्बन का है ना ही नाइट्रोजन का, ये कन्वर्जन का है, ये कन्वर्जन का है। मैं आगे वो दिखाऊंगा आपको आगे। मेजरमेंट आप लोगों ने नहीं, आपको मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट है जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशन एमिट करता है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आप लोग को अच्छे से पता है कि अल्फा पेनिट्रेट ज्यादा नहीं कर पाता, बीटा थोड़ा ज्यादा पेनिट्रेट करता है, गामा बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है, ठीक है। एक पेपर ऑफ शीट तक पहुंचने वाला अल्फा, हमारे हाथ तक पहुंचने वाला बीटा, कंक्रीट वॉल तक पहुंचने वाला गामा। अब इन रेडिएशन को हम मेजर भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस आयनाइजिंग चैम्बर के हेल्प से, जीएम डिटेक्टर के हेल्प से ना हम इन रेडिएशन को ज्ञात भी कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे रेडिएशन एमिट हुआ है। जैसे जब चेरनोबिल डिजास्टर हुआ, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट फटा, तो वो लोग किसी को नहीं बताए थे कि हमारे यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बारिश होगा, आगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो रेडिएशन बाहर निकल चुके, ये उन्होंने नहीं बताया। ये बाहर देश वालों को कैसे पता चला, उन्होंने इन डिटेक्टर का यूज किया पता लगाने के लिए कि रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स क्या यहाँ पे प्रेजेंट है तब उनको पता चलेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस डिटेक्टर वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग के में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। क्या बोल रहा हूँ? रेडियो आइसोटोप, दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जो पूरा हिस्ट्री बताया ना, ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। रेडियो आइसोटोप, रेडियो एक्टिविटी में तो आप लोग पता है वो एक्टिविटी जो अपने आप को स्टेबल करने के जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेगा, उस फेनोमेना को या उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी के कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में आ गया। अब रेडियो एक्टिविटी समझ आ गया, अब आइसोटोप समझो। आइसोटोप मतलब आप लोगों को बचपन से अच्छे से मालूम है कि जिसका मास नंबर जो होगा वो चेंज होने वाला होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन में देखते हैं ना, हाइड्रोजन का 1 1 फिर 2 1 3 1, हम ऐसा पढ़ते रहते हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। मास नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर। ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप होते हैं। कैसे? जैसे यूरेनियम। यूरेनियम है, यूरेनियम में कितने आइसोटोप बने थे? हम पढ़े थे 233 235 238, ऐसा हम पढ़े थे ना। 238 एक यूरेनियम का आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। फिर यूरेनियम 235 पढ़े, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये आइसोटोप, ऐसे कुछ आइसोटोप भी है, ठीक है। अब जैसे आप कार्बन 14 का देख लो, कार्बन के पास कितने आइसोटोप होते हैं? 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। पर कार्बन 14 क्या है? एक आइसोटोप है। कौन सा आइसोटोप है? रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव है और उनके आइसोटोप है। जैसे कि हमारा यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये सब एग्जांपल्स हैं। ये सब आइसोटोप है ना, कोई कौन से? रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। अब देखो उनका ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है। आप लोग जब एग्जाम में लिखोगे 4 प्रॉपर्टी लिख के आओगे रेडियो आइसोटोप। पहला प्रॉपर्टी होता है एमिट रेडिएशन। बताने का जरूरत है क्या कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं? नहीं, अभी बताया अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा क्या है? हाफ लाइफ। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, डायनासोर कब खत्म हुआ था हमको पता चला। इस तस्वीर से आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हाफ लाइफ क्या क्या हैं। कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसके हेल्प से हमको पता चला। उनके हाफ लाइफ निकालते हैं हम लोग। देखो अब यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ कितना होता है, वैसे रेडियम का हाफ लाइफ कितना होता है, कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ कितना होता है, तब हम पता लगा पाते हैं ना कि वो कितना पुराना होगा, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि हाफ लाइफ पता लगता है। तीसरा पेनिट्रेशन, आप लोग को अच्छे से मालूम है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक प्रॉपर्टी है तीसरा जो कि पेनिट्रेशन का बताया। आपको पता है अल्फा सिर्फ एक पेपर शीट तक जा सकता है, बीटा हमारे हाथ तक, गामा कॉर्टिक वॉल। ये सारा पॉइंट एक्सप्लेन करके आओगे एग्जाम में। रेडियो आइसोटोप पूछेगा, पहले बताओगे रेडियो एक्टिविटी क्या है, फिर आइसोटोप मतलब क्या समझते हो, रेडियो आइसोटोप का एग्जांपल बताओगे, जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, वैसे कार्बन 14 भी एक आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है, वो एग्जांपल बताओगे। फिर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करोगे, ये तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। मतलब ये तीन आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ कितना होता है, कोबाल्ट का कितना होता है, और आपको पेनिट्रेशन क्या करेगा वो बढ़िया फोटो बना के आप दिखाना उसको, और एमिट रेडिएशन भी पता होना चाहिए। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो रेडिएशन एमिट करते हैं अल्फा बीटा गामा, और बढ़िया से अल्फा लिखना, बीटा लिखना, गामा लिखना, और अल्फा के बारे में 3 पॉइंट, ठीक है। जैसे अल्फा जो होता है उसके हाई आयोनिक पावर होते हैं, पेनिट्रेट कम करता है, चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। 4 पॉइंट हो गए। ऐसी गामा के लिए भी लिखोगे, ऐसी बीटा के लिए भी लिखोगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, एक नंबर पूरे नंबर के लिए।